सो गिवन डेटा क्या है, सबसे पहले मैं यहाँ पे डायग्राम जो है ना वो ड्रा करूँगा, ठीक है। तो वो कह रहे हैं स्टीम पाइप। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सारी गिवन डेटा जो है ना वो मैंने ग्राफिकली शो कर दी, वो नहीं लिखना है लीगल। सो मैंने ग्राफिकली शो कर ली है। तो ये एक स्टीम पाइप है मेरे पास, वो मेरे पास गिवन है, कितना है 250 डिग्री सी। दूसरी बात हैज एन इनसाइड डायमीटर ऑफ 8 सेंटीमीटर। ये जो इनसाइड डायमीटर है ना, ये जैसे मैं R1 लिखता हूं, तो ये 8 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब R1 जो है ना वो 2 सेंटीमीटर है। जी सही। अच्छा, तो अगर इस तरह गलती होती है ना तो साफ साफ बताया करो, ठीक है। सो एंड वॉल थिकनेस ऑफ 1 सेंटीमीटर। जाहिर बात है ये जब पाइप होगा इसका जो है इस तरह का पाइप होगा, अंदर से hollow होगा और इसकी कुछ वॉल थिकनेस होगी। तो इसको मैं T1 कहता हूं। लेट्स से ये है T1। तो उसने T1 दिया है 1 सेंटीमीटर इसकी वॉल थिकनेस है, ये जो पाइप है, ठीक है। और लिख लोगे R2 आ जाएगा, R2 यहां पे आ जाएगा 10। तो यहाँ पे जो इनसाइड का कंडक्शन कैपेसिटी है HI, वो भी गिवन है 10 वाट पर मीटर covered with 6 centimeter layer of insulation. So 6 centimeter का एक और लेयर है, negligible thickness कितना है जवाब 6 सेंटीमीटर। तो ये गिवन है T2 is equal to 6 सेंटीमीटर। है के उसकी जो की वैल्यू है ना, तो इसको देखो यहाँ पे मैं ये जो असल मटेरियल है ना जो कंडक्टर से बना है उसको मैं K1 कहता हूँ, या जो इंसुलेशन है ना टेल इंसुलेशन इसको मैं K2 कहता हूँ। तो K2 की वैल्यू यहाँ पे गिवन है, वो पहले वाली इंसुलेशन वो कितनी है 0.5 वाट पर मीटर और पर डिग्री सी या पर डिग्री केल्विन, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और फॉलोड बाय 2 सेंटीमीटर लेयर ऑफ इंसुलेशन है, इसके ऊपर भी है और लेयर है इंसुलेशन, ठीक है। तो ये है तो ये एक और लेयर लेने का है, एडिशन किया है कि आप इंसुलेशन और ज्यादा है। सो यहाँ पे उसने बताया कि फॉलोड बाय 4 सेंटीमीटर लेयर, यहाँ पे लेयर की गिवन है 4 सेंटीमीटर। ये डिटेल के साथ कर लेते हैं, बाद में बस जस्ट फॉर्मूले लगाएंगे और आंसर दे देंगे। तो ये 4 सेंटीमीटर है, ये कोड लेते हैं इसके ऊपर, और इसकी बीके की वीडियो गिवन है, इसमें K1 K2 इसमें K3, इसकी वीडियो जो है ना वो गिवन है 0.05। इस तरह डायरेक्टली बताया कम है जैसे होता है। ओके, सो ये भी गिवन है। अभी क्या टेंपरेचर ऑफ द सराउंडिंग इज 10 डिग्री सी। या जो सराउंडिंग का टेंपरेचर है इसको मैं T आउटर कहता हूं, इसको मैं T इनसाइड कहता हूं। चलो सही सही है। सो ये कितना है 10 सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड। H given there with a convection coefficient of, so यहाँ पे H naught भी गिवन है, तो H naught कितना है 5 और K1 भी गिवन है 47। assume K is equal to this one for the pipe। ये जो पाइप है ना असल पाइप ये है, ये पे इंसुलेशन करे उस पे, तो उस पाइप वो पाइप का जो है ना यहाँ पे हमारे पास का कंडक्टिविटी दी हुई है जिसको मैंने K1 में K2 और K3 तो यहाँ पे लिखे होते हैं, लेकिन K1 भी उससे हेड पे दिया है, कितना है 47 वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस है, इनको ये एग्जैक्ट बता दो। सही है। चलो या फिर देखो ये पर डिग्री सेंटीग्रेड या पर डिग्री केल्विन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डिग्री सेम रहती है। अच्छा अब क्या करना है हमें रिक्वायर्ड में तो लेंथ नहीं देता था क्योंकि वो एरिया नहीं देता था। सो या सिर्फ वाले एसएमएस के से कि यहाँ पे जो है ना वो सर बस कंफ्यूज करा रहा है, लेकिन इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होती, बस नहीं दिया है इसलिए हमने उसका हीट लॉस पर यूनिट लेंथ सिर्फ हीट लॉस नहीं मांगा है। तीसरा इंटरफेरेंस टेंपरेचर T1 T2 T3 सही है। टेंपरेचर ऑफ इंटरफेरेंस should plot और 4 नंबर है टेंपरेचर इसकी सॉल्यूशन से प्लॉट में करो। ये जो बाहर वाले जिनके मैंने आपको बताया था किस तरह वो लगता है टेल लगता है, सो उसने कहा ये भी ड्रा करो। उसने डायरेक्ट लिखा है कि ये इंसुलेशन से 1 2 इंसुलेशन है और एक ये जो कंडक्टर है इसमें जो है ना आप ये टेंपरेचर प्लॉट करो। तो अभी जो है ना बस हम डायरेक्ट करते हैं मेन जो सॉल्यूशन है उसकी तरफ आते हैं और क्विकली कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है थर्मल सर्किट हमारी लिए ड्रा करते हैं। थर्मल सर्किट किस तरह होगा देखो इस पॉइंट से स्टार्ट ले लें। सो ये होगा TI कन्वेक्शन पे का रेजिस्टेंस। अच्छा सबसे पहली बात यहाँ पे हीट जनरेट नहीं हो रही, सो हम रेजिस्टेंस एनालॉजी आप यूज कर सकते हैं। सो TI पे अच्छा यहाँ से मैंने अदम समझा तो ये T1 है, सो ये T2 है, मैं खुद से लिखता हूँ ये T3 है और ये T4 है और T1 के बाद मेरा T0 है। सो यहाँ पे मैंने R कन्वर्जन लग गया और 1 में इसलिए लगाया कि एनर्जी कन्वर्जन आउटर के उसके लिए R कन्वर्जन 2 लगाऊंगा। मैं T1 तक पहुंच गया, फिर T1 से T2 तक, फिर T2 से
T3 तक, फिर T3 से T4 तक, फिर T4 से T0 तक। यहाँ पे R कंडक्शन 1, यहाँ पे R कंडक्शन 1, यहाँ पे R कंडक्शन 2, यहाँ पे R कंडक्शन 3 और यहाँ पे R कंडक्शन। ठीक है, तो ये जो हमारा है ना वो थर्मल सर्किट हो गया, लेकिन उसने कहा शोइंग ऑन द रेजिस्टेंस, हमने रेजिस्टेंस भी शो कर हैं। तो रेजिस्टेंस का कन्वर्जन का क्या होगा 1/HI। इसका क्या होगा, ये कंडक्शन है लेकिन साइलेंट और कोऑर्डिनेट सिस्टम के इसमें होगा L। तो इसका जो है एग्जैक्टली वही चीज है R3/R2 और इसका आगे वही चीज होगा R4/R3 डिवाइड बाय 2π/3L और इसका तो ये आपका पहला पार्ट कंप्लीट हो गया है, इनके 4 नंबर होगा पार्ट। ठीक है, तो अब ये ना दूसरा नंबर हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। और ये याद रखो कि जो पर यूनिट लेंथ कंसेप्ट होता है ना, हम उसके ऊपर एक में डैश लगाते हैं, पर यूनिट एरिया जो है ना वो डबल डैश लगाते हैं और सिंपल होता है वो सिर्फ तो वो जो है ना हमसे ये मांगते। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना है, ये इक्वेशन मुझे पता है डेल्टा T बाय रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट। सो मैंने अब कौन सा पोर्शन सेलेक्ट करना है, ये वाला ये वाला ये वाला। तो ऐसा पोर्शन मैंने सेलेक्ट करना है जिसमें से मुझे टेंपरेचर डिफरेंस गिवन हो और उसके दरमियान मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस गिवन हो। तो या क्या अगर आप देखो ना तो T1 गिवन है मेरे पास और T0 गिवन है, दरमियान में ये कोई भी टेंपरेचर मेरे पास गिवन नहीं है, हद तक ये अंदर वाला टेंपरेचर ये भी गिवन नहीं है। तो मैंने सिर्फ ये पोर्शन लेना है। क्यों ये लेना है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास टेंपरेचर गिवन है। सो मैंने लेना हीट लॉस के लिए मैं कोई भी क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकता हूँ, सीरीज है हीट लॉस लेना वो सेम रहता है, इसलिए मैंने वो क्वेश्चन लिया। क्यों, इसका वजह से ये है कि मेरे पास ये टेंपरेचर डिफरेंस यहाँ पे है। तो इसके लिए मैंने आपने सबसे पहले ये लिखना है कि Q = T1 - T। अच्छा एक बात जो है ना वो मैं भूल गया, वो लाजिम है। ठीक है, कि आपने क्या करना है, ये जो हीट फ्लो की डायरेक्शन है ना उसको स्पेसिफाई करना है थर्मल सर्किट में। तो ये इस तरफ हीट फ्लो होगा, क्यों, क्योंकि अंदर से बाहर की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि टेंपरेचर T1 जो है ना वो बड़ा है 250 है और ये जो आउटर है ना वो 10 डिग्री है, इसका मतलब अंदर से बाहर टेंपरेचर आएगा, हीट फ्लो करेगा। सो ये हमारे पास हो गया T1 - T फाइनाइट और डिवाइड बाय R इक्विवेलेंट। लेकिन R इक्विवेलेंट का अब क्या होगा, इक्वेशन क्या होगा, वो ये होगा R कंडक्शन 1 प्लस R कंडक्शन 2 प्लस R कंडक्शन 3 प्लस R कंडक्शन 2। अब इसको मैंने साल नहीं करना, देखो नेचुरल लॉ गिवन R2 क्या होगा R1 प्लस T1, ये R2 R3 क्या होगा R1 प्लस T1 प्लस T2, R4 क्या होगा R1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3। ये सारे जो है तो ये R1 R2 R3 R4 ये सारे जो है मेरे पास गिवन है। इसके अलावा पाए की कांस्टेंट वैल्यू है K1 K2 K3, ये देखो कहां पे K2 K3 और K1 ये भी गिवन है और लेंथ गिवन नहीं है। सो ये सारे पर यूनिट लेंथ आ जाएंगे, ये देखो पर यूनिट लेंथ पर यूनिट पर यूनिट पर यूनिट। सो मैं इसके लिए जो है ना वो इक्विवेलेंट फॉर्म लिख देता हूं, ये देखो दिस ये कांस्टेंट होगा प्लस दिस कांस्टेंट होगा प्लस ये कुछ कांस्टेंट वैल्यू आएगी, ये कुछ कांस्टेंट और पर यूनिट लेंथ सारों के साथ इसको मैं इसको एज अ होल पर यूनिट लेंथ लेता हूं। इस तरह आ जाएगा कि नहीं आएगा, तो मैंने फाइनल इक्वेशन लिखी है। ठीक है यार, तो 86 मीटर हो 11 मैंने फाइंड करना है। तो वो क्या होगा 250 - 10 सो 240 डिग्री सी। अब इस इक्वेशन में पूछता हूं, तो देखो Q = 240 डिवाइड बाय ये R इक्विवेलेंट क्या होता है 1.451182 और पर यूनिट लेंथ जब ऊपर चला जाएगा ना तो ये ज़र लेंथ हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ पे डिवाइड बाय लेंथ हो जाएगा और जब डिवाइड बाय लेंथ हो जाता है तो Q डिवाइड बाय लेंथ को क्या कहते हैं, क्या होगा और वही Q डैश हमने कैलकुलेट करना है हीट लॉस पर यूनिट लेंथ। तो वो पर यूनिट लेंथ जब आता है ना वो यहाँ से आता है। तो इसको जब आप कैलकुलेट करो ना तो इससे हमारे पर मीटर इसका है वाट पर मीटर। सो ये हो गया दूसरा पार्ट। अब तीसरा पार्ट टेंपरेचर इंटरफेस सही है। इंटरफेस का क्या मतलब है, T देखो यहाँ पे टेंपरेचर क्योंकि ऑलरेडी गिवन है, फाइंड करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो ये तीनों टेंपरेचर जो है ना वो हमने फाइंड कर लिए। एडिशनली हम ये भी फाइंड कर लेते हैं, चलो Ti ये भी फाइंड कर लेते हैं और T0 भी गिवन है। सो ये सारे टेंपरेचर सो किस तरह का होगा, आगे वही प्रोसीजर है जो पिछला जो है ना वो प्रॉब्लम हमने साथ किए थे। देखो ये वाला क्वेश्चन ले लो,
TI माइनस T1 डिवाइड बाय 1 ओवर HIAI वो किस चीज के बराबर होगा? वो क्यों, लेकिन ये पर यूनिट लेंथ है, क्यों? क्योंकि इस एरिया के साथ सिलेंडर से, चलो मैं एक को करता हूं ना और बाकी जो है ना आप खुद कर दोगे, ठीक है? तो सबसे पहले मैं TI कैलकुलेट करता हूं। तो अज्यूमिंग दिस सर्किट, अगर आप इसके लिए इंडिपेंडेंट सर्किट रख रहे हैं ना तो बहुत बेहतर होगा। देखो इनसाइड 1 और ये क्या है 1 बाय HIAI। सो और हीट लो किस तरह करेंगे ये? सो आपने देखो ये लिखना है दिस इज इक्वल टू TI माइनस T1 डिवाइड बाय 1 बाय HIAI। HI तो ऑलरेडी गिवन है और AI क्या है? ये जो पार्ट के अंदर आप देखते हो ना, सो अंदर वाली एरिया जो आपको नजर आएगी वो ये। सो ये एरिया कितना है? दिस सरकमफेरेंस, देन ये कितना निकला है? दिस 2πr। सो AI जो है ना वो है 2 पाई, लेकिन R1 है, ठीक है, सर्किट लेंथ। तो देखो क्यों इज इक्वल टू TI कितना है? नहीं पता, T1 240 50 250 और 1 डिवाइड बाय HI पिक्चर से देख लो। R1 कितना है? 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर, सो 0.04 ये आपने जो है ना मीटर में कन्वर्ट करना है, ठीक है? और सर भी L सो लेंथ को ये आ गया। अब देखो जब लेंथ जो है ना ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है? 1 डिवाइड में जब यहाँ से नीचे आ जाएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा और ये वैल्यू हमारे पास वहाँ पे होंगे 165.3 और TI माइनस 250 और यहाँ पे देखो ये चीज जब इधर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 बाय 10 ज़रबी 2 ज़रबी 5 ज़रबी 0.04। सो इस चीज और फिर यहाँ देखो ये 250 इस साइड पे आ जाएगा, सो 250 हो जाएगा तो यार 315। अभी जो है ना मैं और कैलकुलेट नहीं, नॉन है T2 अननोन है, ये देखो R2 नोन है, R1 भी नोन है, लेकिन सिर्फ L है, तो L ऊपर चला जाएगा और फिर उधर से देखो यहाँ पे आ जाएगा और उधर से नीचे आ जाएगा, तो वही अगेन क्यों बाय L बनता है। और यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर लो और ये भी कांस्टेंट वैल्यू है और उसको रीअरेंज करते रहो, तो आपके पास T2 आ जाएगा, ठीक है? फिर ये पोर्शन ले लो, ये वाला T2 भी गिवन है, तो यहाँ से T3 आ जाएगा, अगेन वही स्टेप वाइज। T4 भी अननोन है ना, सो ये वाला पोर्शन ले लो, अगेन वही रीअरेंज करो, तो आपके पास T4 आ जाएगा और बाकी वाला टेंपरेचर तो नॉन है, उसकी जरूरत भी नहीं है, तो मैं ये डायरेक्ट लिख देता हूं। ये है 250, ये जो T2 है ना ये है 249.88, ऑलमोस्ट वही टेंपरेचर है। क्यों? ये इसलिए कि आप इस चीज की थर्मल कंडक्टिविटी चेक करो, K1 वो बहुत ज्यादा है, K2 एज कंपेयर टू K2 एंड K3, और इसका जो थिकनेस है वो बहुत कम है, सो इसमें जो टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो स्लाइटली ड्रॉप होगा, इतना ड्रॉप नहीं होगा, और फार्मूले के अंदर बस नहीं आ रहा है, सो ये ठीक है। और T3 की वैल्यू क्या है? तीसरा पार्ट आप लोगों का कंप्लीट हो गया। अब जो चौथा पार्ट है ना, इस पे आप लोगों ने अबाउट करना है, ठीक है? क्योंकि पिछले क्लास में आई थिंक के सही से कवर नहीं हुआ है, सो ये पूरा पार्ट वो कहते हैं टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट करो। टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन हमने, और ये भी याद रखो कि उसने ये नहीं मांगा है इनसाइड रखो, उसने ये भी नहीं मांगा है आउटसाइड रखो, उसने कहा ये, लेकिन हम पांचों करते हैं, ठीक है? लेट्स से अगर ये सारे क्वेश्चन आ जाए तो फिर हम कर सकेंगे। सो ये मैंने जो है ना x और y एक्सिस ले लिया, यहाँ पे मैंने r ले लिया इन सेंटीमीटर, ठीक है? यहाँ पे मैंने टेंपरेचर ले लिया इन डिग्री सी। सबसे मिनिमम और सबसे मैक्सिमम टेंपरेचर कौन सा है? मिनिमम तो 10 है, मैक्सिमम कौन सा है? 315। सो इसको आपने एप्रोप्रिएट डिवीजन में वो करना है। मैं 50-50 नहीं करता हूँ, चलो डिवाइड। ठीक है? यहाँ पे जो है ना आपने देखो ये R1 कितना है? 4। तो ये देखो मैंने इसको 4 लेना है, यहाँ पे एक मार्क लगाना है अपने लिए। 4 सेंटीमीटर। 5। उस गिवन डेटा से देखो T2 कितना है? 6 सेंटीमीटर। 6 5 से थोड़ा ज्यादा है, स्केल क्या करना है, ठीक है? और T3 कितना है? 4 सही है? सो ये देखो ये हमारे पास R है, ठीक है? सो एट R इज इक्वल टू 0, क्या मतलब है? दिस पॉइंट, तो ये तो हम नहीं लेते फिलहाल, ठीक है? ये तो यहाँ पे तो कन्वेक्शन होगी इस पूरे एरिया में, क्यों? फ्रॉम R इज इक्वल टू 0 टू R इज इक्वल टू R1, ये अंदर तो वो है कन्वेक्शन है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लेना। लेकिन अब देखो R2 तक, R1 से लेके R2 तक, सो R1 पे कितना टेंपरेचर है? 250 देखो मैं यहाँ पे सरफेस टेम्परेचर। ये हो गया। R2 पे कितना है?
249, ये पॉइंट पर अपने नजर नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, तो अब R3 पे कितना है? 208 208, 8 ठीक है। R4 पे कितना है? 45, और ये फिर जो है ना वही Outside एटमॉस्फेयर। सो ये याद रखो, ठीक है, ये याद रखो कि प्लेन वन में हमारे पास जब टेंपरेचर विदाउट एनर्जी जनरेशन टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन बिल्कुल लीनियर होता था, Linear. लेकिन यहाँ पे टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस काइंड का होता है। देखो लेट्स से अगर ये टेंपरेचर जो है ना T1 है और ये T2 है और T1 T2 से बड़ा है, ये याद रखो, ठीक है। मतलब ये T1 ऊपर है और T2 नीचे, सो इसका टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह होगा। क्यों इस तरह होगा, मैं आपको एक रीजन बताता हूँ, उसको आपने याद रखना है, क्योंकि बाद लोग इससे कंफ्यूज होते हैं कि इस तरह होता है कि इस तरह होता है। और ये याद रखो कि जब T1 जो है ना वो T2 से कम होता है, मतलब T2 बड़ा होता है, सो फिर ये टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो इस तरह होता है, देखो ऊपर इस तरह नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपको ये इक्वेशन याद होगा जब हम इसको डिराइव कर देते हैं, d/dr is equal to c1 divided by r, याद होगा आप लोगों को। इसका मतलब क्या है, ये d/dr क्या है, स्लोप है, स्लोप c1 क्या है वो तो कांस्टेंट है, r क्या है ये रेडियस है। तो देखो इस इक्वेशन से मेरे पास ये प्रूफ होता है कि विद इंक्रीजिंग r द स्लोप विल डिक्रीज, विद इंक्रीजिंग r स्लोप विल डिक्रीज। सो मैं ये दो कर्व कंसीडर कर लेता हूं, चलो इसमें मैं देखता हूं कि कौन सा ठीक है, इसमें भी ये दो कर्व कंसीडर कर लेता हूं। और या पे देखो क्योंकि t का इक्वेशन क्या था, c1 नेचुरल लॉग ऑफ r c2, तो इसका मतलब ये लॉगरिथमिक डिस्ट्रीब्यूशन होगा। सो इसलिए मैंने एक लाइन में लीनियर नहीं लगाया है, लेकिन अब ये कंफ्यूजन है कि ये वाला है कि ये वाला है। सो ये देखो ये बात तो आपको पता है, इससे जो है ना हम डिराइव कर लेते हैं कि विद इंक्रीजिंग r स्लोप विल डिक्रीजिंग। सो इसको यहां पे स्लोप देखो चौड़ाई कितनी है, फिर जब यहां पे आऊंगा तो कितनी है, जब यहां आऊंगा तो कितनी है। सो ये देखो स्लोप आहिस्ता आहिस्ता डिक्रीज हो रहा है। सो ये देखो यहां पे जो है ना विद इंक्रीजिंग r स्लोप इज डिक्रीजिंग, सो इसका मतलब ये इक्वेशन मेरा ठीक है, ये वाला। अब इसमें देखो यहां पे स्लोप मिनिमम है, आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज हो रहा है। सो ये देखो विद इंक्रीजिंग r स्लोप इज इंक्रीजिंग, इट इज नॉट करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि आपका ये वाला चीज सही है। दूसरे में अगेन वही प्रोसीजर अप्लाई करो, विद इंक्रीजिंग r स्लोप विल डिक्रीजिंग। तो देखो यहाँ पे जब r इंक्रीज हो रहा है, ये देखो यहाँ पे ज्यादा है, कम है। तो देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा। और ये नीचे कंसीडर करो, ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है, वही इक्वेशन होता है, ये ठीक है। सो याद रखो कि जब T2 T1 से बड़ा हो तो ये इस तरह होगा, और जब T1 T2 से बड़ा हो तो ये इस तरह होगा, उल्टा नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये तो मैं रिमूव करता हूं 1 से लेके R2 तक। तो ये अगर मैं इस तरह दोहरा नहीं कर सकता, मतलब दो इक्वल पॉइंट से इसमें अगर थोड़ा नीचे होता मैं इस तरह ड्रा करता ना, नहीं, लेकिन ये चूंकि स्ट्रेट है, सो आपको स्ट्रेट ही नजर आएगा। अगर मैं कर्व भी लगा दूं ना, कर्व में नहीं लगा सकता, तो ये तकरीबन जो है स्ट्रेट आता है। यहाँ पे देखो अब R2 से लेके R3 तक, सो यहाँ पे देखो आगे क्योंकि ये टेंपरेचर उससे बड़ा होता है, ये उससे बड़ा होता है, ये उससे बड़ा, सो इस सारा टेंपरेचर डिस्ट्रीब्यूशन इसी तरह का होगा। सो मैं ये इसको इस तरह लगा, स्लोप डिक्रीजिंग। अब इसको कहते हैं अप्रोक्सीमेट, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। अगर सर आपसे वो एग्जैक्ट तो नहीं मांगेगा, मैं खुद पेपर में ये लिखूंगा, आप लोग की मर्जी। अगर एक्यूरेट लिखना चाहते हो तो आप उसके लिए फिर जो है ना वो टेंपरेचर वाला डिस्ट्रीब्यूशन लगाना है कि TR इज इक्वल टू, यह है मैं आपको लिख देता हूं, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ r बाय r2। सो देखो ये नॉन है, ये नॉन है। अब देखो T2 और T1 डिपेंड कर रहा है। अगर ये पोर्शन आपने लेना है तो ये T1 होगा, ये T2, ये पोर्शन लेना है ये T1 होगा, ये T2, ये पोर्शन लेना है ये T1 होगा, ये T2। सो ये तो गिवन है, R1 R2 भी गिवन है। ये पोर्शन लेना है तो R1 ये R2 ये पोर्शन लेना है R1 ये R2 ये पोर्शन लेना है R1 ये R2 ये। सो द ओनली थिंग इज R। सो आपने इसके दरमियान में कुछ पॉइंट्स पुट करने हैं और यहाँ पे जो है ना वही पॉइंट्स आपने लगाना है, कुछ लाइन पे उसको वो करना है। लेकिन ये बहुत टफ टास्क है, ठीक है, ये 2 घंटों में ये नहीं हो सकता। सो आपने जो है ना बस डायरेक्टली उस कर्व के ट्रेंड को देखना है कि वो किस तरह स्ट्रेट कर्व है या लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल जो भी हो। सो ये तो मैं नहीं लगाऊंगा, आपके पास टाइम हो तो बस लगाओ, ये एक्यूरेट आएगा, ठीक है। अब ये देखो यहाँ पे जो है ना अगेन वही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये इस तरह होगा, ठीक है, अगेन वही देंगे। सो ये आपका टेंपरेचर डिस्कशन सब आपसे यही मांग है। सो बस ये आपका जो है ना ये पार्ट कंप्लीट हो गया है इस 2022 समर पेपर के हवाले से, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे ये भी मांगे आउटसाइड और इनसाइड, तो देखो आउटसाइड मैंने आपको बताया था वो 10 है, सो वो 10 यहाँ पे कहीं ये लाइन आ जाता है। सो आपने मैंने कहा था कि इस तरह एक लाइन लगाना है। सो
तो ये इस तरफ का हो गया। दूसरी तरफ का ये देखो यहाँ पे कितना है 315 15 सो किस टेम्परेचर, तो ये देखो यहाँ पे टेम्परेचर किस तरह देखो इसका जो नजदीक होगा ना वो बड़ा होगा, फिर ये डिक्रीज होता जाएगा और इसका, तो ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन इसमें अंदर वाला भी हो। और अब आपके ज़हन में आएगा कि ये क्यों किस रूल के मुताबिक, सो रूल नहीं है बस रट्टा ये अंदर जो है ना ये वो है कन्वेक्शन जब होना, सो ये देखो नजदीक जब एयर होता है उसका टेम्परेचर ज्यादा होता है, फिर जैसे आप अवे जाके होना सो टेम्परेचर सडनली ड्रॉप हो जाता है। सो ये देखो ये उस सडन से मैंने वो कैलकुलेट किया, सो ये आपका पूरा टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। एनी क्वेश्चन?